नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासी यूट्यूब चैनल में। चर्चा करेंगे, जैसा कि आपको पता ही है, लगातार सीरीज चल रही है हमारी जीएस में। आज टॉपिक हमारा मोहम्मद गौरी का है ना। इससे पहले महमूद गजनवी के विषय में और महमूद गजनवी के अलावा मोहम्मद बिन कासिम, ये मैंने आपको पढ़ा दिए है ना। तो लगातार क्रम से ये क्लास चल रही है मिडेवल हिस्ट्री की। प्लेलिस्ट में जाके बिल्कुल आप टॉपिक बनाइए शुरू से, यदि आपको पढ़ना है। तीसरी क्लास है, ये तीसरा टॉपिक है, शुरू से चल रहा है बिल्कुल। पूरा दिल्ली सल्तनत कवर करेंगे और दिल्ली सल्तनत सुल्तानों को पढ़ाने के बाद मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे पूरा विस्तार से और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, धैर्य बनाए रखें और आराम से नोट करते रहें। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं शुरुआती आक्रमण। तो पहली और दूसरी क्लास में मैंने पढ़ा दिया। आज तीसरी मोहम्मद गौरी के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया था, है ना, कौन कौन सी वर्षों में आक्रमण किया था। जैसा कि मैं आपको ले चलता हूँ फ्लैशबैक में, थोड़ा पीछे चलते हैं और वहां से समझते हैं ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत पर जो आक्रमण हुए और सबसे पहले किस किस व्यक्ति ने आक्रमण किया है ना। फिर एक दूसरे के आक्रमणों से उत्साहित होकर के उन्हीं आसपास के क्षेत्रों से भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में प्रवेश करके, उसे आप पंजाब का नाम दे सकते हैं, हिंदू शाही राज्य का नाम दे सकते हैं और उत्तर पश्चिम प्रांत बोल सकते हैं। खासतौर पर सबसे ज्यादा उल्लेख यहाँ सिंध प्रांत का आता है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। उस समय भारत में स्थित था। ठीक है, पूरा अखंड भारत का हिस्सा था उस समय। तो जितने भी आक्रमणकारी थे वो सिंध पर आक्रमण करते थे, पंजाब पर आक्रमण करते थे, मुल्तान पर आक्रमण करते थे, क्योंकि मुल्तान भी भारत का हिस्सा था। इवन इस समय वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है मुल्तान, है ना। इन रास्तों से भारत में उनकी सेनाओं ने प्रवेश किया। तो सबसे पहले कौन आए आक्रमण करने, जैसा कि मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर एक बार देख लेंगे आप, जैसे कि आपको रील बन जाए दिमाग में, है ना। और जो नए बच्चे हैं वो पुरानी क्लासों को अवश्य देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आक्रमण भारत पे कौन करता है? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी आक्रमण करता है, लेकिन इससे भी पहले जो आक्रमण हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम थे, फिर महमूद गजनवी, और महमूद गजनवी के बाद एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था सुबक्तगीन, और लास्ट में अभी हम पढ़ रहे हैं जो जिसे किसे पढ़ेंगे, गौरी को। एक सेकेंड दोबारा से बता देता हूँ, शासकों का नाम ऊपर नीचे हो गया है ना। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम था जिसने आक्रमण किया, फिर दूसरे स्थान पर कौन आता है? सुबक्तगीन। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के बाद कौन आक्रमण कर रहा है भारत पर? सुबक्तगीन। सुबक्तगीन जो कि तुर्की आक्रमणकारी था। कब आक्रमण किया? अगर वर्ष की बात करेंगे तो 986 ईस्वी में। यहां अगर वर्ष में जाएंगे तो 912 आएगा। इसके बाद यदि हम पढ़ रहे होंगे तो इसे पढ़ रहे होंगे महमूद गजनी को। ये कब कर रहा है आपको पता ही, 1025 का सबसे फेमस आक्रमण था, वैसे 17 बार किया है इसने। और अब अंत में हम पढ़ रहे होंगे गौरी वंश था एक अफगानिस्तान का, और उसका जो शासक था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो भारत पर आक्रमण करने वाले ये चार थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन चारों आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया है। ठीक है, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, अब फिर दोबारा से समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। कौन सी वर्ष में आक्रमण करता है भारत पर? 712 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा तुर्की आक्रमण कौन था? सुबक्तगीन। ये अलप्तगीन नाम का एक व्यक्ति था, उसका दास था और दामाद भी था, है ना। 986 में, 86 और 87 में। इसके आक्रमणों के बाद भारत पर अगला आक्रमणकारी कौन आता है? महमूद गजनवी। गजनी नामक राज्य से आया था, जो कि अफगानिस्तान का इस समय एक शहर है, एक इलाका, एक क्षेत्र। 1000 से लेकर के 1027 तक आक्रमण करता है। 17 बार भारत को लगातार लूटता है, भारत के अलग अलग राज्यों में मंदिरों को लूटता है, धन और संपदा को लूटता है और वापस चला जाता है लूटने के बाद। 17 बार, एक के बाद एक, 17 टाइम्स। अंत में गौरी वंश रहता है और गौरी वंश में मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के विषय में आज इस क्लास में हम विस्तार से पढ़ेंगे, अच्छे से नोट भी करते रहेंगे। आप किसी भी एग्जाम के लिए इस क्लास को देख सकते है ना, एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, सीपीएफ के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, वनडे किसी भी एग्जाम के लिए काम आएगी ये क्लास। ठीक है, तो देखिए इस तरफ आप हेडिंग डालेंगे और गौर वंश के नाम से इसे अफगानिस्तान में उस समय पढ़ा जाता था। किस वंश के नाम से? गौर वंश था। ठीक है, अब गौर वंश की स्थिति कहां पे? वहीं पे हेरात के मध्य में स्थित है, हेरात के पास। और कहें तो इसके बारे में आधुनिक
मध्य अफगानिस्तान का हिस्सा है ये इस समय, है ना। अफगानिस्तान का जो बीच का इलाका है वहां पर ये वाला इलाका स्थित है आधुनिक समय में, है ना। इस वजह से मैंने आपको बताया है अफगानिस्तान जो है देश, उसके मध्य का जो इलाका है वो गौर नामक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बात करें तो देखिए कहाँ पड़ता है ये दूसरी कंडीशन, अगर बात करें तो गजनी आपने सुना ही है, इससे पहले पढ़ाया है, और हेरात के मध्य में स्थित है। आप इस तरीके से लिख सकते, पढ़ सकते हैं, मध्य में स्थित है। ये भी अफगानिस्तान के क्षेत्र है, आपको बताया। गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान में। हेरात भी कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो इनके मध्य का क्षेत्र का नाम क्या है? गौर। गौर नामक एक जगह का नाम, एक क्षेत्र का नाम, उसी नाम से पड़ गया वंश का नाम यहाँ पे, है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो आगे यहाँ पर जो व्यक्ति रहते थे वो कौन रहते थे ज्यादातर? मैंने आपको बताया है बौद्ध धर्म के रहते थे, है ना। कौन से धर्म को मानने वाले रहते थे यहाँ पे? बौद्ध धर्म को मानने वाले। फिर जो पुरानी बातें इसे छोड़ देते हैं। अब देखिए इस गौर वंश में जो योग्य और शक्तिशाली शासक होता है वो कौन होता है? मोहम्मद गौरी। पॉइंट लिख लेंगे, गौर वंश का शक्तिशाली शासक, शक्तिशाली शासक कौन था? मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी था। अब क्या हुआ कि इससे पहले ये गजनी वाला इलाका था, तो इस गजनी वाले इलाके में इलाके जितने जीत के रखे हुए थे महमूद गजनवी ने भारत के साथ साथ, भारत पे तो 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनवी ने, लेकिन अफगानिस्तान के भी आसपास के राज्यों को, क्षेत्रों को जीता था। अब गौरी में महमूद गजनवी है और गौर वंश के मोहम्मद गौरी में वंशानुगत शत्रुता चल रही थी काफी वर्षों से वहां पे, है ना। क्योंकि दोनों कहाँ के रहने वाले थे? अफगानिस्तान के। एक का नाम गजनी और एक का नाम गौर, एक गजनी संप्रदाय का और एक गौर नामक इलाके का। दोनों में वंशानुगत चल रही थी, पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मनी चल रही थी। तो जब गजनी का समाप्त हो गया, पतन हो गया, और कोई ना कोई एक आध शासक बचा था, जैसे पंजाब पे, मुल्तान पे कुछ गजनी के शासक थे जो शासन कर रहे थे महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद। जब मोहम्मद गौरी आया तो मोहम्मद गौरी ने ये कहा क्या, मैं बताता हूं, जो किताबों में लिखा है, इतिहासकारों ने कहा है कि इनमें वंशानुगत शत्रुता थी काफी वर्षों से अफगानिस्तान के भीतर। तो वंश के आधार पर शत्रुता चल रही थी। इसी वजह से क्या था, इसी वजह से जो मोहम्मद गौरी था सबसे पहले उसने टारगेट बनाया गजनवी के क्षेत्रों को जीतने का, कि जहां जहां गजनवी का शासन है सबसे पहले उनको जीता जाएगा। क्योंकि इनमें दुश्मनी पुरानी चल रही थी, है ना। भारत में आने से पहले, भारत को जीतने से पहले गौरी का क्या उद्देश्य था? जहां गजनी है उनको जीतना है, क्योंकि उनमें दुश्मनी चल रही काफी वर्षों की, है ना। कोई दुश्मनी थी अफगानिस्तान के इलाकों में, वंशानुगत, वंश के आधार पर दुश्मनी चल रही थी। तो पंजाब पर आक्रमण किया। पंजाब में एक गजनी वंश का खुसरो मलिक करके अंतिम व्यक्ति शासन कर रहा था उस समय, है ना। 11वीं 12वीं सदी का उल्लेख यहाँ पे आता है। तो उसे जीत लिया और गजनी का बिल्कुल वहां से खत्म कर दिया, गजनी वंश का। मुल्तान को जीता, मुल्तान पर आक्रमण करके, है ना। मुल्तान, पंजाब, इन क्षेत्रों को जीतता हुआ फिर वो भारत में प्रवेश करता है मोहम्मद गौरी। और भारत में प्रवेश के दौरान सबसे पहला जो आक्रमण भारत पर कर रहा है उसे 1175 में पढ़ते हैं, फिर 1178 में पढ़ते हैं। 75 वारा मुल्तान का था, वहां पे एक कर्माथी जनजाति शासन करती थी, उसे हरा दिया आसानी से। फिर 78 में आक्रमण करता है वो, ठीक है। अब देखिए आप समझते चलिए, वो स्टोरी में आपको बताता रहूंगा पूरी। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मोहम्मद गौरी को मोहम्मद बिन शाम, ये भी इनका नाम है, मोहम्मद बिन शाम के नाम से जाना गया था। ये भी मोहम्मद गौरी का नाम इतिहास में दर्ज है। क्या नाम है? मोहम्मद बिन शाम, इसे अंडरलाइन कर लेना, ये भी मोहम्मद गौरी का नाम था, है ना। अब आगे बात करेंगे तो देखिए मोहम्मद गौरी का अभियान जो शुरू हो रहा है वो कब शुरू हो रहा है? मोहम्मद गौरी का अभियान इधर आक्रमणों का 1175 ईस्वी में, 1175 ईस्वी से शुरू होकर कब तो चलता है? 1205 ईस्वी तक इसके अभियान रहते हैं। यह समय काल रहता है 1175 से 1205।
25-30 साल तक, तकरीबन 75 और 25 12वीं सदी में पहुंच जाएंगे, और 5 साल और हैं, 5वीं वर्ष में जो मर गया था, लगभग 30 वर्षों तक इसने शासनकाल किया। तो एक बार इधर समझ लेंगे, गौरी ने, या गौरी का शासनकाल लिख लेंगे, गौरी का शासनकाल, शासनकाल से क्या है ना, इजीली आप आंसर दे सकते हो, शासनकाल याद रहेगा तो। गौरी का शासनकाल 1175 स्टार्ट कर रहे हैं, पहला आक्रमण था इसका, आक्रमण से ही, और 1205, इन दोनों वर्षों को आप पढ़ लीजिएगा, है ना, अंडरलाइन करके लिख लेंगे। 75 में पहला आक्रमण करता है, और 5 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। तो वो वाला मैंने समय काल लिखा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो अगला पॉइंट देखिए, इसके अलावा मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम पंजाब राज्य को जीत लिया, जीता था, ऐसे लिख लेना, सबसे पहले पंजाब को जीता था, जहां गजनी वंश का शासक था पंजाब पर उस समय, खुसरो मलिक नाम का व्यक्ति था। खुसरो मलिक शासन में था, शासक था। कौन शासक था? खुसरो मलिक, है ना। तो सबसे पहले किसे जीत लिया? सबसे पहले जीत लिया साहब पंजाब को ही, है ना। और उस समय उसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? राजधानी थी उस समय लाहौर, ठीक है। अंडरलाइन करके मैं आपको बताता चलता हूं। देखो एक बार फिर देख लो, शासनकाल 1175 से 1205, सबसे पहले मोहम्मद गौरी का आक्रमण कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि इनमें दुश्मनी चल रही भैया, गजनी में और गौरी में दुश्मनी थी, अफगानिस्तान में वंशानुगत दुश्मनी थी, तो पहले इसे हराना था। तो हुआ क्या कि गजनी जो वंश था, इसका अंतिम शासक कोई शासन में था जिसका नाम था खुसरो मलिक, ठीक है। इसे हराया सबसे पहले, तो पंजाब को जीता मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले, है ना। गजनी वंश को खत्म कर दिया एक तरीके से, आप ऐसे पढ़ सकते हो। और पंजाब की जो राजधानी थी, वो राजधानी का भी उल्लेख है, वो राजधानी क्या थी इसकी? यहाँ पे लाहौर, आप लिख सकते हो। पंजाब की जो राजधानी थी वो क्या थी जब इसने आक्रमण किया? लाहौर। मुल्तान पर आक्रमण से पहले, मतलब 75 के आक्रमण से पहले, सबसे पहले 1172-73 में पंजाब को जीत लेता है ये। उसके बाद मुल्तान पर आक्रमण करता है ना। अब मुल्तान की बात करेंगे, तो भारत पर जो पहला आक्रमण माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? मुल्तान वाला इसका आक्रमण माना जाता है ना। कौन सा? मुल्तान वाला। अब इधर से मैं हटा दूं, देखो अब देखते चलेंगे इसके आक्रमण अभियानों को, है ना, मोहम्मद गौरी जी को। इसे भी मैं हटा देता हूं, है ना। गौर वंश का शासक कौन था? मोहम्मद गौरी, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ये चारों व्यक्ति आपके सामने लिखे ही हैं, तो लिखेंगे आप पॉइंट बना के, भारत पर सर्वप्रथम या पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था, मुल्तान पर किया था। कब किया भाई साहब? 1175 में किया, मुल्तान पर, है ना। ये वर्ष लिख लेना, मैं कई बार बता दिया। 1175 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष। कहाँ पे आक्रमण कर रहा है ये? मुल्तान पर आक्रमण किया था, जहां पर लिख लेना कौन शासन करता था? करमाथी, एक जनजाति थी, बहुत सारी जनजातियां शासन करती थी उस समय, करमाथी जनजाति शासन करती थी। अंडरलाइन कर लेना, करमाथी जनजाति शासन करती थी, और इसे उसने हरा दिया। कौन जीत गया इसे? मोहम्मद गौरी। तो भारत में पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी का 1175 में पढ़ा जाता है भाई साहब, नोट कर लेना। और किसे हरा दिया? करमाथी जनजाति को, ठीक है, मुल्तान पर आक्रमण करके। कौन जीता? मोहम्मद गौरी इस युद्ध को जीत गया था, ठीक है। मोहम्मद गौरी जीत गया। अब इसके बाद मोहम्मद गौरी जो आक्रमण कर रहा है वो कहां पे कर रहा है? गुजरात में। इधर से हटा देता हूं, तो उस गुजरात वाले पॉइंट को देखेंगे, है ना। तो इसे मैं हटा देता हूं, ये समझ गए होंगे आप। तो सबसे पहले तो पंजाब को जीता, गजनी को ही खत्म कर दिया, फिर वो गुजरात पर वो कर रहा है आक्रमण। तो देखिए पॉइंट बना के लिखेंगे, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर किया था,
जिस समय शासक गुजरात का कौन था, जिस समय शासक नाम था शासक का मूलराज सेकंड शासन करता था। ठीक है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण आक्रमण है। मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। कब किया भाई साहब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण, देखते जाओ और लिखते जाना। दूसरा आक्रमण है, कौन सा आक्रमण है, दूसरा, सेकंड आक्रमण कर रहा है भारत पर, वर्ष 1178 में। ठीक है, और राज्य कौन सा है, गुजरात। अब देखो गुजरात कहाँ है, पश्चिम भारत में। अब ये जब आक्रमण अभियान चलाते थे तो सबसे पहले जो नजदीकी राज्य मिलेंगे वहीं पे आक्रमण करेंगे, है ना। इसी वजह से पहले मुल्तान पड़ता था, फिर सिंध पड़ता था वहीं पड़ोस में, पंजाब पड़ता था वहीं पड़ोस में, और उसके पड़ोस से आगे निकल के आएंगे तो गुजरात पड़ेगा, सीधी सी बात है। सिंध भी वहीं पड़ता था। तो जो पड़ोसी राज्य थे भारत में प्रवेश करने के पहले वहीं पे आक्रमण करती थी सेना। पहले भाई पड़ोसी राज्यों पे आक्रमण करेंगे, उन्हें जीत लेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे भारत में। तो इस वजह से पहले मुल्तान उससे पहले पड़ता था जो कि पाकिस्तान में इस समय, और उसके बाद गुजरात जो कि भारत का हिस्सा है इस समय, है ना। तो यहां पर आक्रमण हुए थे। तो कौन सी वर्ष में, 1178 याद रखनी है। और शासक में था मूलराज सेकंड नाम का शासक था उस समय। ठीक है, तो पॉइंट ये लिखना है आपको कि इसने हराया, कौन हार गया इसमें, मोहम्मद गौरी की पहली हार थी भारत में। तो पॉइंट लिखेंगे मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार थी। ये वाले युद्ध में हार गया जी भारत में, इसे हरा दिया गया, है ना। मोहम्मद गौरी की कहां पे, भारत में ये पहली हार थी। ठीक है, कब, 1178 में। वर्ष भी लिख लेना, कौन सी वर्ष में हारा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा। 1178 में हरा दिया इसे, किसने हरा दिया, मूलराज सेकंड ने, जो गुजरात का शासक था। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेंगे, यह युद्ध आबू पर्वत, आबू बोले तो माउंट आबू वाला हिस्सा है, ये आबू पर्वत की तलहटी में लड़ा गया था। ठीक है, आबू पर्वत की तलहटी में लड़ा गया था, अंडरलाइन कर लेना। तलहटी मतलब उसका प्लेन हिस्सा, समतल इलाका, मैदानी क्षेत्र। कौन से पर्वत की, आबू पर्वत। आबू बोले तो माउंट आबू वाला जो पर्वत है, और आबू बोले तो अरावली पहाड़ी। अरावली पहाड़ी यदि आपने पढ़ा हो तो अरावली पहाड़ियों का जो विस्तार है वो 3 राज्यों में फैला है। गुजरात से शुरू होता है, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद दिल्ली, और हल्का फुल्का हरियाणा में हिस्सा है उसका, है ना। लेकिन दिल्ली तक ही विस्तार है। इसी वजह से क्या बोलते हैं, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण किसे बोलते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला को, जो थोड़ा बहुत शेष बचा है ना। दिल्ली आप कभी जाएंगे तो मजनू का टीला एक दिल्ली में जगह पड़ती है, वहां पे इस पहाड़ी के कुछ ना कुछ अवशेष बचे हुए प्रमाण है, कुछ पत्थर मिल जाएंगे, है ना, कुछ पहाड़ जैसे अलग अलग टुकड़ों में मिल जाएंगे। तो यही अवशेष बचा हुआ है अरावली पहाड़ी का। इसी वजह से इसे अवशिष्ट और विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला बोलते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि 800 किलोमीटर में फैली हुई है भारत के 3 राज्यों में। ठीक है, तो इसी अरावली पर्वत श्रृंखला के पास में युद्ध हुआ था ये, क्योंकि गुजरात में लड़ाई हो रही है, गुजरात में विस्तार है इसका, तो इसी को बोलते हैं यहाँ पे आबू पर्वत। क्या बोलते हैं पुराने टाइम पे, आबू पर्वत। लेकिन वर्तमान में माउंट आबू कहां पे, राजस्थान के सिरोही जिले के अंतर्गत आता है, जो कि अरावली का ही हिस्सा है, और भारत का बहुत प्रसिद्ध एवं राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। सबसे ज्यादा राजस्थान के आसपास के लोग या बाहर के अन्य राज्यों के लोग आबू घूमना पसंद करते हैं। एक पर्यटक स्थल है ना, टूरिज्म पैलेस है एक तरीके से आप कह सकते हैं वहां पर। ठीक है, आई बात समझ में। तो जहां पर इसे हरा दिया, परास्त कर दिया इस आबू पर्वत को, जो कि गुजरात में स्थित है 1178 में। तो 2 लड़ाइयां हो गई, 75 और 78। अब आगे बात करेंगे 1191, बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई इसकी, है ना, 91 और 92। तो इन्हें मैं हटा देता हूं और आगे देखते हैं। अब इसे भी हटा देता हूं, ये समझ गए होंगे आप अच्छे से, है ना। और ये चारों शासक आपके सामने लिखे, इन्हीं के बारे में चर्चा कर रहा हूं मैं। वीडियो को रिपीट करके भी नोट करते रहें अगर नहीं कर पाए। तो आगे अब जो लड़ाई लड़ेगा जी नेक्स्ट, वो कौन सी लड़ेगा, 1191 की। तो देखिए, वर्ष 1191 में मोहम्मद गौरी ने
और क्या बोलते थे इसे, मोहम्मद बिन शाम, मैंने बता दिया आपको, है ना। मोहम्मद गौरी ने अगला आक्रमण किया, मोहम्मद गौरी ने किस पे आक्रमण किया, तराइन, तराइन की लिख लेना, पहली लड़ाई में भाग लिया कह सकते हैं, एक तरीके से लड़ा, तराइन की पहली लड़ाई को लड़ा, ठीक है, पहली लड़ाई को ये लड़ा। और ये तराइन वाली जो पहली लड़ाई को इसने लड़ा है, और ये तराइन कहाँ है, भारत में, और भारत में कहाँ है, पंजाब में, लेकिन वर्तमान में ये हरियाणा में आ गया ये इलाका। लेकिन प्राचीन समय में, पुराने में यदि बात करेंगे, हम कौन सी सदी की बात कर रहे हैं, 12वीं सदी की बात कर रहे हैं लड़ाई में, तो है ना। तो उस 12वीं सदी में या 1191 में ये स्थान कहाँ पे था, पंजाब। और पंजाब में मैं आपको एक जगह बता देता हूँ, आप चाहें तो, एक जगह आपने सुनी होगी, भटिंडा एक जिला है बहुत फेमस वहाँ का, तो भटिंडा के अंतर्गत आती थी ये जगह उस समय, है ना। लेकिन वर्तमान हालात बदल गए, बहुत सारी कंट्री में बहुत सारी वर्षें निकल गई, तो हरियाणा पंजाब के आसपास के इलाके में तो दोनों की सेना आ गई। इधर से मोहम्मद गौरी की सेना, क्योंकि मोहम्मद गौरी को पता था कि भारत का सबसे जो शक्तिशाली राजा है वहां आक्रमण किया इसने, छोटे मोटे राज्यों को जीत करके, छोटे मोटे राज्यों, मुल्तान को जीत लिया, पंजाब को जीत लिया, सिंध को जीत लिया, इन इलाकों को जीतता हुआ जो भारत पर आक्रमण कर रहा है वो, है ना। और भारत पर सबसे शक्तिशाली हिस्से पर, और सबसे शक्तिशाली हिस्सा उस समय 12वीं सदी में जो भारत का था वो था दिल्ली और अजमेर। दिल्ली और अजमेर पर आक्रमण किया इसने। दिल्ली और अजमेर पर शासन करते थे पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश के शासक थे, जो बहुत ताकतवर, बहुत वीर शासक थे उस समय के कहे जाते थे, है ना। सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ था। वैसे राज्य अलग अलग थे, मालवा भी राज्य था, है ना, चंदेल वंश भी था, परमार राज्य भी था, ये अलग अलग वंशों में, राष्ट्रकूट भी था दक्षिण भारत में, सभी थे उस समय भारत में, है ना। लेकिन सबसे शक्तिशाली यही था। तो मोहम्मद गौरी ने 1191 में आक्रमण किया भारत पर। तराइन की लड़ाई इसको पढ़ा जाता है, मोहम्मद किस पर, पृथ्वीराज चौहान पर, है ना। तो पॉइंट लिखेंगे 1191 की तराइन की लड़ाई को, तराइन की लड़ाई में, मैं लिखना, तराइन की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान कौन से थे, ये तृतीय थे, अंडरलाइन कर लेना, है ना। फर्स्ट सेकंड रहे होंगे इनसे पहले, लेकिन ये तृतीय पढ़ा जाता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने गौरी को बुरी तरह से हराया, गौरी को हरा दिया, ठीक है जी, गौरी को बुरी तरीके से हरा दिया, परास्त कर दिया बिल्कुल। कौन सी लड़ाई में, 1191 की लड़ाई में। नोट करते रहना भाई साहब, है ना, एक ना एक क्वेश्चन इन लड़ाइयों से आता ही आता है, यह ध्यान रखना। 1100 तराइन की पहली लड़ाई थी, कहां पे, बठिंडा पंजाब के अंतर्गत ये वाला इलाका स्थित है। तो पृथ्वीराज चौहान ने बुरी तरीके से इसे हराया मोहम्मद गौरी को, और मोहम्मद गौरी की बहुत सारी सेना मारी गई इसमें से, और वापस भारत से लौट जाता है इस लड़ाई को हारने के बाद। 1191 में हार गया भारत में। कहां पे लड़ाई हुई, पंजाब वाले हिस्से में, बठिंडा नामक जिला जो पड़ता है उसके पास, तराइन नामक क्षेत्र में हार गया, बहुत सारी सेना मर गई, तो वापस लौट गया अफगानिस्तान। ऐसा लिखा है पुस्तकों में कि वहां जाकर के खाना पीना छोड़ दिया, क्योंकि बहुत सारे सैनिक मारे गए बड़ी संख्या में। और फिर उसने 1 साल बाद फिर वापसी करता है वहां सेना को इकट्ठा करके, है ना, और एक से एक अफगानिस्तान के अलग अलग प्रांतों से वीर और ताकतवर सेनापति इकट्ठा करता है लड़ाई लड़ने के लिए, है ना। बहुत ताकतवर सेनापति को इकट्ठा करता है। तो 1 साल के बाद 1192 में सेना को इकट्ठा किया, मजबूती से इकट्ठा किया, ताकतवर सेना बनाई, और बहुत सारे अलग अलग राज्यों से उसने सेनापतियों को बुलाया और अपनी सेना में शामिल किया। अब उनके एक कोवाचा नाम का सेनापति बहुत योग्य था इसका, एक योलदौस था, इस लड़ाई में आया था, मैं लिखाऊंगा, है ना, बहुत डिटेल में आ जाते हैं। और एक था ऐबक, ऐबक का तो नाम आप सुनेंगे, दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी का सेनापति था जो इसकी सेना में भारत आया था। और कब आया था, 1192 की लड़ाई में। तो ताकतवर सेनापतियों के साथ ये वापसी करता है और फिर एक बार भारत पर आक्रमण करता है 1192 में, ठीक है। और फिर भी किन से इनकी वो होती है आमना सामना, तराइन की दूसरी लड़ाई इसे कहा जाता है। इसी जगह सेना आई दोनों की, और यहीं पर युद्ध हो रहा है। और युद्ध जो हो रहा है इसमें बस 92 लिख लेंगे आप, 1192, और यहीं भी क्या कर लेंगे, 1192, ठीक है। लेकिन यहां पे बदलाव किया जाएगा, वर्ष 1192 मोहम्मद गौरी ने तराइन की लड़ाई में भाग लिया,
तराइन की दूसरी लड़ाई में। अब 92 में क्या हो जाएगा जी, तराइन की दूसरा युद्ध है ये, ठीक है, दूसरी लड़ाई। आप समझ रहे हैं, 91 में पहली हुई तो दूसरी हो रही होगी दूसरे वर्ष में, इसे भी हटा देंगे यहां से। पहली लड़ाई नहीं, जो कौन सी लड़ाई हो जाएगी, दूसरी लड़ाई में भाग लिया। किसने भाग लिया, फिर मोहम्मद गौरी आता है एक बहुत बड़ी सेना के साथ भारत में आक्रमण करने। अब यहां पे क्या होगा, गौरी को हरा दिया, लेकिन यहां से आप लिख लेंगे इस लड़ाई को, चूंकि पूरी ताकत से लड़ता है और सेनापति बहुत सारे लाता है योग्य, तो इस लड़ाई को कौन हार जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं इस लड़ाई को। तो पृथ्वीराज चौहान लिख लेना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय इस लड़ाई को क्या हो जाता है, हार जाते हैं, ठीक है। आगे और लिख लेंगे इस लड़ाई के बारे में, मोहम्मद गौरी की सेना में, मोहम्मद गौरी की सेना में, ऊपर से इन्हें हटा देता हूं, ये तो पहले बता दिया, आबू पर्वत वाली बात होगी 78 की। मोहम्मद गौरी की सेना में कोवाचा, ये सेनापति है साहब इनके, कोवाचा, एक का नाम क्या था, यल्दौज और ऐबक, कोवाचा, यल्दौज और ऐबक नामक प्रसिद्ध सेनापतियों ने भाग लिया, भाग लिया, ठीक है जी। ये 3 लोग बहुत फेमस है, इन्हें ढूंढ ढूंढ के लाए भैया यहाँ लड़वे गए कि भाई चलो मुंह बचाओ माते है ना, और दोबारा अत्याक्रमण करना, बदला लेना है। तो दोबारा से इनको लेकर के आ रहा है ये, कब लेकर के आ रहा है आपको बता ही दिया, 1192 तराइन की दूसरी लड़ाई, ठीक है, सेकंड लिख लेना, तराइन का सेकंड युद्ध। अब ये तो इनकी तरफ से लड़े। अब भैया कौन थे हमारे शासक, पृथ्वीराज चौहान की तरफ से भी लड़े, एक गोविंद राय और एक खांडे राय नेतृत्व कर रहे थे इस सेना का। तो लिख लेंगे पृथ्वीराज चौहान की सेना का, चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, क्या लिखेंगे, तृतीय की सेना का नेतृत्व, सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, गोविंद राय नामक एक सेनापति थे इनके, और खांडे राय, गोविंद राय और खांडे राय, ठीक है। अब देखो इधर से, यहां से मैं हटा देता हूं, ये तो आप समझ रहे हैं पूरी कहानी मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी का भी उद्देश्य क्या था, आमतौर पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, और इसका भी संभवतः जो उद्देश्य था वो क्या था, धनिया पैसे को लूटना था, है ना। तो गोविंद राय और खांडे राय ये दोनों लीड कर रहे थे सेना को, किनकी सेना को, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सेना को, ठीक है। अब इस लड़ाई को हार जाते हैं पृथ्वीराज चौहान, और इतिहास में कहा गया कि पृथ्वीराज चौहान को ये गिरफ्तार करके ले गया और पृथ्वीराज चौहान को अंधा करवा दिया, ऐसा भी लिखा है कुछ इतिहासकारों ने। क्या करा दिया, अंधा करवा दिया था। और कहां पर ले गया, अफगानिस्तान साथ में ले गया था मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पकड़ करके। ये कुछ इतिहासकारों ने लिखा है, जो किताबें अलग अलग हैं एडिशंस के, है ना। और वही मार दिया था पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी और वहीं पर कब्र स्थित है पृथ्वीराज चौहान की, ऐसा कुछ इतिहासकारों ने लिखा है। लेकिन कुछ ने लिखा है कि ये यहाँ से जो लड़ाई हुई थी यहाँ से पकड़ के ले गया और पकड़ के अजमेर में रखा और अंधा करवा दिया था और वहीं छोड़ गया था। कुछ लोगों ने ऐसे लिखा है, तो वो विरोधाभास वाली चीजें उनमें हम नहीं जाएंगे, है ना, उससे प्रश्न नहीं बनते। आपको बस लड़ाइयां पढ़नी है, कौन जीता कौन हारा, सेनापतियों के नाम मैंने लिखा दिए, कोवाचा, यल्दौज और ऐबक। अब आने वाले टाइम पे जो उल्लेख आएगा वो सबसे ज्यादा इस व्यक्ति का उल्लेख आएगा, ऐबक का। किसका उल्लेख आएगा, ऐबक का। ये लोग तो उसके साथ ही लौट जाते हैं वापस, लेकिन ऐबक को 1212वीं सदी में, जैसी 12वीं सदी लगती है, चूंकि आक्रमण कब हो रहा है, ये 92 में, अब 92 में 8 वर्ष और जोड़ेंगे तो 12वीं सदी में आ जाएंगे। तो 12वीं सदी में दिल्ली का चार्ज या अपने जीते हुए क्षेत्रों का चार्ज किसे दे जाता है, ऐबक को, कि लो भैया आप संभालो और हम वापस चले। लेकिन चलने से पहले अभी और बात करते हैं। तो 92 में पृथ्वीराज चौहान हार गया, हारने के बाद भारत में काय की स्थापना हो गई, एक तरीके से तुर्की साम्राज्य की। तो पॉइंट बना के लिखेंगे, भारत में 1193, चूंकि 92 में लड़ाई हुई तो एक साल बाद 1193 में गौरी ने कौन से साम्राज्य की स्थापना कर दी, तुर्की राज्य की
स्थापना कर दी, क्योंकि भाई दिल्ली अपने कब्जे में ले लिया, सही है। क्योंकि ये कौन लोग थे, तुर्क लोग थे, शुरू में बताया मैंने। वहां अफगानिस्तान के जिस क्षेत्रों से आए थे, ये कौन लोग थे, तुर्क लोग थे। इस वजह से कौन से राज्य की स्थापना करेंगे, तुर्की राज्य की, अपने आप को तुर्क राज्य का मानते थे 1193 में, ठीक है। अब ये क्या करता था, गौरी बाप इंडिया आया और लड़के चला गया, जीत के हार के इंडिया आया और लड़के फिर वापस चला गया। अब यहाँ 92 की लड़ाई को लड़के फिर चला गया था इधर स्थापना करके। कुछ अपने जो सेनापति थे उनको छोड़ जाता था कि राज्यों का आप देख रेख करो यहाँ पे जो जीते हुए हैं। अब फिर वापसी करता है वो, फिर वापसी करता है तो 1194 की लड़ाई लड़ता है भारत में आकर के 1194 में। और कहाँ पे अटैक करता है, चंदावर नामक स्थान पर। वहां का राजा जयचंद था। और जयचंद से अगर बात करें तो जयचंद ने ही पृथ्वीराज चौहान को हरवाया एक तरीके से, अगर इतिहास में जाए तो। क्योंकि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की सेना का सहयोग नहीं किया। जयचंद कन्नौज का शासक था, पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली के थे। जब बाहर से कोई आक्रमण कर रहा है तो आपस में मिलकर लड़ना था, ठीक है। लेकिन उसने अंतिम समय में सहयोग नहीं दिया इनकी सेना को, इस वजह से पृथ्वीराज चौहान उस युद्ध को हार गए थे, ये भी कहा जाता है ना। तो कई बार कहते हैं ना राजनीतिज्ञ और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जयचंद है। जयचंद का मतलब अपने ही व्यक्ति को हरा रहा है, कूटनीति से, चालकाड़ी से, या पॉलिसी से, या दूसरे लोगों से मिलकर के। तो जयचंदों का भी काम दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं ना, अपने लोगों को मरवाने का, अपने लोगों को हरवाने का, अपने लोगों को नीचे डुबाने का। तो वो लोग को क्या कहलाते हैं, जयचंद कहलाते हैं। उस समय भी जयचंद था, और जयचंद की उपाधि आज भी बहुत सारे लोगों को है, देश में है, दुनिया में है, समाज में है, राष्ट्र में है, गाँव में है, हर जगह कमी नहीं है जयचंदों की, है ना। तो जयचंद ने सहयोग नहीं दिया। अब इसका भी एक है पॉइंट ऑफ व्यू इसमें कि जयचंद की लड़की थी, पुत्री थी, संयोग था, उसका पृथ्वीराज चौहान ने बलपूर्वक उसको लेकर के आया और अपने साथ शादी कर ली। तो उसे गुस्सा थी जयचंद को पृथ्वीराज चौहान से कि कभी ना कभी भाई इसका बदला मुझे लेना है अपनी लड़की का, जो तुम जबरदस्ती ले गए उठा के, है ना। ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है इस विषय के बारे में। तो जयचंद ने बदला लिया और सेना का सहयोग नहीं किया। लेकिन इनका भी नंबर आ गया, पृथ्वीराज चौहान फिर भी नहीं रुका। तो आगे लिखेंगे 1194 में, 1194 में जगह कहां पे, चंदावर। ब्रैकेट में लिख लेना चंदावर कहां है, इटावा वो कन्नौज, इटावा वो कन्नौज के मध्य में स्थित है ये जगह, ठीक है। 1194 में चंदावर नामक स्थान पर, नामक स्थान पर, नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी ने गहेड़वाल वंश के राजा, उस समय कौन सा वंश था कन्नौज पर, गहेड़वाल वंश, गहेड़वाल वंश के राजा जयचंद पर आक्रमण किया, जयचंद पर आक्रमण किया और उसे हरा दिया, आक्रमण किया और जयचंद को हरा दिया, ठीक है। दोबारा समझ लो कौन सी वर्ष है, 1194। 93 में तुर्की साम्राज्य की स्थापना कर दी, दिल्ली और अजमेर को जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, तृतीय पृथ्वीराज चौहान को। अब आक्रमण कहां पे कर रहा है, चंदावर। अब चंदावर कहां पे, देखो जगह अगर समझेंगे तो कन्नौज और इटावा के मध्य की जगह को बताया है, खास करके इटावा के अंतर्गत, ठीक है। चंदावर नामक स्थान पर जो शासन था उस समय वो किसका था, गहेड़वाल वंश का था। इसे नोट कर लेना, कौन सा वंश था, गहेड़वाल वंश। लेकिन जब आक्रमण किया उस समय यहाँ पे जयचंद नाम का एक राजा था। कौन सा राजा था, जयचंद। तो जयचंद के ऊपर आक्रमण किया और इसे परास्त कर दिया और हरा दिया, और ताकत से मजबूत हो गया था भारत में, है ना। एक तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा दिया, जो सबसे शक्तिशाली राजा था अजमेर और दिल्ली का, चौहान वंश का शासक था, और जयचंद को भी हरा दिया। अब कन्नौज, इटावा और जो पूरा का पूरा बहुत बड़ा क्षेत्र मोहम्मद गौरी के अंडर में आ गया, मोहम्मद गौरी के अंतर्गत आ गया, ठीक है। तो चंदावर की लड़ाई याद रखना, इतिहास में कई बार पूछी जाती है, पेपरों में पूछी जाती है, इतिहास तो क्या, ठीक है, कई बार पूछी जाती है। अब इसे मैं यहां से हटा देता हूं, फिर आगे बात करते हैं। देखिए अब लड़ाइयों के होते होते मोहम्मद गौरी लड़ता था और वापस चला जाता था। अब क्या होता है, अब इसी लड़ाई को जीतने के बाद, कौन सी लड़ाई को, चंदावर, पॉइंट लिखेंगे, चंदावर की लड़ाई को जीतने के बाद, लड़ाई को जीतने के बाद जयचंद, सॉरी, लड़ाई को जीतने के बाद मोहम्मद गौरी
मोहम्मद गौरी ने सोने के सिक्के चलाए। काय के सिक्के चलाए इसी लड़ाई के बाद 1194 के बाद सोने के सिक्के जारी किए या चलाए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सोने के सिक्के चलाए और जिन सिक्कों पर लक्ष्मी की और नंदी की आकृति अंकित करवाई। मां लक्ष्मी और नंदी की आकृति अंकित कराई। अंकित कराइए छपाई, कछु समझ लो आप, ठीक है। तो ये प्रश्न आ जाता है कि भैया कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने भारत में आके सोने के सिक्के चलाए और उन सिक्कों पर मां लक्ष्मी की आकृति अंकित कराई और कुछ भी आकृति। लक्ष्मी वाला पॉइंट सबसे ज्यादा पूछा गया, तो मोहम्मद गौरी ने, ये रट लेना इस बात को यहाँ पे, है ना, क्योंकि मुस्लिम शासक था भाई। कौन सी लड़ाई के बाद? 1194 की। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में, ठीक है। मोहम्मद गौरी काय के सिक्के चला रहा है? ये सोने के, और सोने के सिक्कों पर आकृति किसकी? माँ लक्ष्मी की और नंदी की है। जो नंदी भगवान हम पूछते हैं ना, भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं तो नंदी भगवान को पूजा जाता है, ठीक है। अंकित कराए, ये पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, ठीक है। किसने? मोहम्मद गौरी ने। और मोहम्मद गौरी के ही सिक्कों पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन शाम नाम भी मिलता है इसका। कौन सा नाम मिलता है भाई साहब? देवनागरी लिपि में, अगला पॉइंट लिखेंगे, लिपि में सिक्कों पर, जो सिक्के सोने के चलाए थे, सिक्कों पर गौरी का क्या नाम मिलता है? गौरी का क्या नाम मिलता है? मोहम्मद बिन शाम। मोहम्मद बिन शाम नाम मिलता है, ठीक है जी। ये वाला नाम और है, इसका उल्लेख है, कई बार रहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन शाम के नाम से भी ये फेमस था। कौन सी लिपि में मिल रहा है? देवनागरी लिपि में। कहां पर मिल रहा है? सिक्कों पर मिल रहा है ये नाम, ठीक है। मोहम्मद बिन शाम, इसे नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब आगे क्या होता है, आगे देखेंगे। अंतिम अभियान इसका कौन था? 1205 में था, है ना। अंतिम अभियान की तरफ चलते हैं। अंतिम पड़ाव इस टॉपिक का, नोट करते रहना, लिखते रहना, काफी इंपॉर्टेंट। और वैसे ये 4 लिख रखे हैं, यहीं से क्वेश्चन में आ जाता, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है आपका, है ना। तो देखिए, अब इसका सेनापति कौन था? ऐबक। तो लिखेंगे यही क्या हो रहा था 1202 में, बड़ा नाटकीय मोड़ आता है इसमें, क्योंकि स्थापित तो हो गया पूरी तरीके से गौरी भारत में। पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, जयचंद को हरा दिया, तो उत्तर भारत में स्थापित हो गया और उसके सेनापति के अधिकार में आ गए बहुत सारे कब्जे, है ना। तो देखिए 1202 में ऐबक का सेनापति, किसका सेनापति? ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी। ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार की राजधानी उदंतपुर आक्रमण किया। उदंतपुर आक्रमण किया और उदंतपुर आक्रमण किया और बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया। बौद्ध विहारों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया भाई साहब। क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, विश्वविद्यालय थे, इस वजह से बौद्ध विहारों को बिल्कुल नष्ट कर दिया, ठीक है। तो कहां पे आक्रमण कर दिया? बिहार की राजधानी पर। कब आक्रमण कर दिया? 1202 में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है भाई साहब, है ना, बहुत आता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना है। 1202 की बात कर रहे हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक था जो मोहम्मद गौरी के संग आया, और कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था? ये सेनापति, क्या नाम था इस सेनापति का? बख्तियार खिलजी, ठीक है। इसने क्या करा कि भैया हम लड़ेंगे, जीतेंगे, मारेंगे, मरेंगे, है ना। तो लड़वे में ही रह गए भारत में और भारत के राज्यों को जीतने में। तो इन्होंने क्या करा, जब बिहार
की राजधानी थी उस समय उदंतपुर। क्या थी बिहार की राजधानी? उदंतपुर। कब की बात कर रहा हूं मैं? 12वीं सदी की भाई साहब। तो आक्रमण कर दिया और बौद्ध विहार, जो बौद्ध धर्म से संबंधित विहार बने हुए थे, जैसे हमारे मंदिर होते हैं उनके विहार होते हैं, सीधी सी बात है बस, है ना। तो उनको नष्ट कर दिया बिल्कुल। किसने? बख्तियार खिलजी ने 1202 में। ठीक है। और यहाँ के एक शासक था एक यहाँ का इंदुमन भीरू, वो वैसे ही गबड़ा की भाग गया भैया, डर पे की भाग गया, है ना। वो कहाँ सामना करेगा, ये सेना लेकर के गया था बिहार पे, आक्रमण किया इसने। इंदुमन भीरू नाम का शासक था, वो वैसे ही छोड़ गया। क्या नाम था? शासक का नाम लिखेंगे तो लिख भी सकते हैं आप, इंदुमन भीरू। भाग गया था, है ना, मैदान छोड़ के भाग गया था, लड़ने से पहले भाग गया था सेना को देख करके उसकी, इंदुमन भीरू। ठीक है। तो भैया ये यहाँ उदम मचाने में लगे भाई। बख्तियार खिलजी ने पूरे बिहार को नष्ट कर दिया, उसकी राजधानी को नष्ट कर दिया, उदंतपुर को। और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो इसी वर्ष 1202 में नालंदा विश्वविद्यालय को इसने नष्ट कर दिया था। और नालंदा विश्वविद्यालय आप जानते ही हैं, प्राचीन समय का था, है ना, प्राचीन समय का था, गुप्त साम्राज्य के समय का था। कुमारगुप्त ने निर्माण कराया था नालंदा विश्वविद्यालय को, और किसको समर्पित था? बौद्धों को। बौद्ध धर्म की उसमें शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। ठीक है। पूरे को नष्ट कर दिया और जला दिया इसी बख्तियार खिलजी ने। और कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकालय में तकरीबन 6 महीने तक आग लगती रही थी, इतनी उस समय के ग्रंथ और पुस्तकें रखी थी। कितने? 6 महीने, 180 दिन तक, ऐसा इतिहास में लिखा है अलग अलग लोगों ने। ठीक है। बड़े पैमाने पे से नष्ट किया। तो याद रखेंगे आप, नालंदा को किसने नष्ट कर दिया? नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी। ऐसे समझो आप, है ना। किसे पढ़ रहे हैं हम? मोहम्मद गौरी को। ठीक है। सरल समझिए, मोहम्मद गौरी का सेनापति कौन था? ऐबक। ऐबक साथ में आया था, और ऐबक का सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। ऐसे समझो, सरल समझ में आएगा, है ना। बख्तियार खिलजी। ठीक है जी। तो ये थे एक के बाद एक। गौरी आया, गौरी आक्रमण करता था, वापस चला जाता था। गौरी कैसे छोड़ गया भारत में? ऐबक को। अब ऐबक का ये सेनापति उदम कर रहा है, यहाँ पे परेशान कर रहा है, राज्यों को लूट रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से था, ये सेनापति थे एक दूसरे के। अब देखिए पॉइंट, नालंदा से आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय को 1202 में, ईस्वी 1202 ईस्वी में किसने? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया और उजाड़ दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय बहुत फेमस विश्वविद्यालय था, जिसका संबंध किससे था? बौद्ध धर्म से संबंधित था। 1202। ठीक है। किससे संबंधित था? बौद्ध धर्म से। बख्तियार खिलजी, ये बख्तियार खिलजी ने भैया नष्ट कर दिया बिल्कुल। इसे रट लेना और छाप लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे छाप लेना। ठीक है। पूछा जाता है डायरेक्ट नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। अब आगे देखो, और नालंदा विश्वविद्यालय तक ही नहीं रुके जे भैया, जे तो पूरे भारत पर आक्रमण करवे के चक्कर में। ठीक है। अब देखो, बिहार को लूट लिया, नालंदा विश्वविद्यालय खत्म कर दिया। अब क्या होता है कि बंगाल को ऐसे पढ़ो, बस समझाता हूं मैं आपको। बंगाल पर शासन करता था एक वंश जिसका नाम था सेन वंश। सेन वंश शासन करता था। कब की बात कर रहा हूं मैं? 12वीं सदी की बात कर रहा हूं। इसी 12वीं सदी में ये आक्रमण कर रहे हैं। कौन सा वंश था? सेन वंश शासन करता था। कहां पे? बंगाल पे, है ना, 1204-5 में। तो देखिए कब की बात है, वर्ष लिखेंगे तो 1204 या 5। ठीक है। सेन वंश। अब सेन वंश के तहत बंगाल के 2 क्षेत्र थे। एक क्षेत्र का नाम था लखनौती, एक क्षेत्र बड़ा फेमस है लखनौती, और दूसरा क्षेत्र बड़ा फेमस था यहाँ का आपका नदिया। नदिया। ठीक है। ये पड़ता था दक्षिण में और लखनौती पड़ता था उत्तर में, उत्तर दिशा में, मतलब, है ना। अब बख्तियार खिलजी ने यहाँ पे भी आक्रमण कर दिया। बिहार को जीतने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय को बिल्कुल नष्ट कर दिया। तो बिल्कुल नष्ट करके भाई साहब क्या करा, बंगाल पड़ोसी राज्य बिहार का, बंगाल में से अगर बात करें वर्तमान में, तो बिहार का जन्म कहां से हुआ? बंगाल में से।
तो बिहार को जीता, नालंदा को नष्ट कर दिया। फिर उसके सेनापति बख्तियार खिलजी ने 1204-5 में कहां पे आक्रमण किया? बंगाल पर आक्रमण किया। और बंगाल में उस समय कौन सा वंश था? सेन वंश था भाई साहब, सेन वंश था। और सेन वंश के दो क्षेत्र बहुत प्रमुख थे, प्रसिद्ध थे। एक नदिया थी, उसकी राजधानी थी सेन वंश की, और एक था लखनऊ थी। ये बंगाल का, ये उत्तर में स्थित था और ये नदिया दक्षिण में था। अब बख्तियार खिलजी ने इतनी ताकत से आक्रमण किया, इतनी ताकत से प्रवेश किया इसमें, बंगाल में, बताते हैं इतिहास में लिखा भैया कि सिर्फ बहुत बड़ी सेना के साथ आ रहा था ये, लेकिन सिर्फ जब इसने प्रवेश किया तो मात्र 18 या 17 घोड़ों के साथ बहुत तेजी से निकला ये, और तेजी से निकल के बंगाल तक पहुंचता है। और बंगाल में कहां पे पहुंचता है? बिहार के बाद बंगाल में इस इलाके तक पहुंचता है। तो भैया घबरा करके जो सेन वंश का शासक था वो छोड़ गया, बंगाल को ही छोड़ गया, और बंगाल को छोड़ करके छिप गया वो इस दक्षिण बंगाल में जाकर के, इस हिस्से में, नदिया में। बख्तियार खिलजी ने वहां जाना उचित नहीं समझा। वो चाहता था कि उसी इलाके पर आक्रमण करना है जहां तक हमारी शक्ति है। तो बिहार को उसने जीत लिया, और बिहार से नजदीकी जो थी वो काय की थी? लखनऊ की थी। बंगाल का बिहार से जो लगा हुआ हिस्सा लखनऊ था। तो वो छोड़ के शासक को भाग गया, शासक भाग गया सेन वंश का। तो बख्तियार खिलजी ने यहां भी अपना अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी कहां पे बना दी? लखनऊ। सेन वंश की राजधानी कहां पे बना दी? लखनऊ। किसने बना दी? बख्तियार खिलजी ने। और ये कब उद्यम कर रहा है? 1204-5 में। ठीक है, इन वर्षों में। किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने आक्रमण किया है ना, ये वाला, ये बोर्ड पे लिखा है बख्तियार खिलजी, इसी ने यहां पे आक्रमण किया था। ठीक है, लखनऊ को भी जीत लिया, कहने का मतलब बंगाल को भी जीत लिया, सेन वंश वाले को। अब देखो मोहम्मद गौरी के बारे में एक लास्ट लाइन, और फिर इसके बाद ये टॉपिक खत्म होता है। 1204-5 में, 1204 या 5 लिखेंगे, वर्ष में मोहम्मद गौरी ने अंतिम आक्रमण कहां पे किया? अंतिम आक्रमण चिनाब और झेलम नदी पढ़ते हैं वैसे तो, या सिंधु नदी को पढ़ेंगे, जो पांचों नदी बह रही हैं यहाँ पे, झेलम और चिनाब। हाँ, झेलम और चिनाब। ज्योग्राफी भी याद हो जाएगी, कमेंट बॉक्स में बताना झेलम नदी कहां से निकलती है और चिनाब नदी कहां से निकलती है। जो भी बच्चे क्लास को देखेंगे वो शेयर भी कर देंगे और दोनों नदियों की उत्पत्ति बताएंगे। झेलम और चिनाब के मध्य, इन दोनों नदियों के मध्य के क्षेत्र, मध्य में खोकरो जनजाति पर, कौन सी जनजाति रहती थी यहाँ पर? खोकरो जनजाति पर आक्रमण किया और इसे हरा दिया, और इस जनजाति को सफलतापूर्वक हरा दिया था। ठीक है, कब की बात है ये? 1204-5 की बात है। झेलम और चिनाब नदियों के बीच में, इन दोनों की उत्पत्ति आप बताना कौन कौन से राज्यों से निकलती है और कौन सी नदी की सहायक नदी है दोनों, झेलम और चिनाब। कौन सी जनजाति के विरुद्ध कर रहा है? खोकर जनजाति, है ना, जनजाति पर आक्रमण कर रहा है। खोकर जनजाति कहाँ रहती थी अगर बात करें तो? पंजाब और उत्तर पश्चिमी भारत के हिस्सों में रहती थी, है ना। तो भैया एग्जैक्ट 1205 में ये वापस लौटा, और वापस लौट के सिंधु नदी के किनारे कहीं टेंट लगा करके विश्राम कर रहा था। ये कौन विश्राम कर रहा था? इसे मैं हटा दूं, मोहम्मद गौरी। तो अगले पॉइंट में लिख लो आप, 1206 में सिंधु नदी के किनारे टेंट लगाकर विश्राम कर रहा था। इस लड़ाई को जीत करके लौट गया। तो विश्राम चल रहा था भाई साहब इनका। अब विश्राम चल रहा था तो किसी व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दी। तो किसी व्यक्ति के द्वारा गौरी की हत्या कर दी। गौरी की हत्या कर दी भाई साहब। कब हत्या कर दी? 1206 में। और कहाँ पे हत्या कर दी? सिंधु नदी के किनारे। ये लौट करके वापस जा रहा था गजनी। लौट करके वापस कहाँ जा रहा था? गजनी। 1206 में इसकी हत्या कर दी गई। चूंकि इसका कोई पुत्र नहीं था, ऐसा इतिहास में कहा गया भैया, मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था। तो पुत्र नहीं था तो अपने जीते हुए राज्यों को कैसे सौंप के जाएगा? तो इसके दास थे या इसके गुलाम थे इसकी सेना में, या सेनापति थे कह सकते हो, उन्हीं को अपने अपने क्षेत्रों को जे दे गया था। जाने से पहले 1205 में जब ये वापस जा रहा था लौट के, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का चार्ज दे गया था कि आप दिल्ली को देखिए और दिल्ली के आसपास के इलाकों को
देखिए, है ना। तो 1206 में इनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद मोहम्मद गौरी जो शासक बनाए जाते हैं दिल्ली का, या उत्तराधिकार दे जाते हैं कि भाई दिल्ली में अब आप शासन करना आगे, क्योंकि इनका कोई पुत्र नहीं बताया, पुत्र होता तो पुत्र को उत्तराधिकारी बना के जाते। तो फिर 1206 से अब जो अगली कहानी यहाँ से शुरू होगी वो 1206 से शुरू होगी, है ना। और 1206 से शुरू होकर के अगर स्टार्टिंग के शासक की बात करेंगे तो 1210 तक हम बात कर रहे होंगे। यहाँ 6 से 10 कितने साल? 4 साल। इन 4 सालों में चूंकि मोहम्मद गौरी तो आता था, लड़ता था और वापस चला जाता था, कोई वंश की स्थापना नहीं करी भारत में, सिर्फ तुर्की राज्य का नाम दे दिया उसने, है ना। काय का नाम दे दिया? तुर्की राज्य का। और इसके वंश का नाम क्या था अफगानिस्तान में? गौर वंश या गौरी वंश बोलते थे, जिस इलाके से ये आया, इसी वजह से नाम क्या पड़ा इसका? मोहम्मद गौरी, जगह के नाम की वजह से। 4 साल तक ये शासन करता है और भारत में स्थापना कर देता है। काय की अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो काय का बता रहा हूँ, अगली क्लास में पढ़ाएंगे हम इसे आपको, ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि इसका कौन था? गुलाम था। इसी की सेना में भारत आया था, मोहम्मद गौरी की सेना में भारत आया था और इसका कौन था? गुलाम था। तो ये 4 साल तक रहता है और 4 साल तक शासन कहां से करता है? लाहौर से शासन करता है। लाहौर को राजधानी बनाता है ना। और गुलाम वंश की स्थापना भारत में कर देता है। ये पहली बार स्थापना हो रही है भारत की। कब पहली बार हो रही है? मैंने शुरू में बताया, मोहम्मद बिन कासिम आता है, आक्रमण करता है, वापस चला जाता है। सुबक्तगीन आता है, आक्रमण करता है, वापस चला जाता है। महमूद गजनवी आक्रमण करता है, 1 नहीं 2 नहीं 17 बार आक्रमण करता है, लेकिन फिर भी वापस चला जाता है आक्रमण करने के बाद। गौर वंश के तहत गौरी आता है, आक्रमण करता है, ये भी वापस चला जाता है और वहीं इनकी मृत्यु होती है ना। लेकिन भारत में पहली बार स्थायी रूप से मोहम्मद गौरी का सेनापति, अर्थात सेनापति अथवा बोल सकते हैं, अथवा लगा करके गुलाम या दास, कुतुबुद्दीन ऐबक स्थापना करता है। क्या है कि गुलाम वंश की, या इसे ममलूक वंश भी कहा गया है, दास वंश भी इसे कहा गया है, क्योंकि गुलाम था उसकी सेना में, ये है ना। ये पहली बार स्थापना कर रहा है। तो फिर गुलाम वंश से लेकर के एक लंबा चौड़ा शासनकाल इनका चलेगा दिल्ली पर, है ना। दिल्ली पर कब तक चलेगा? 1526 तक। 12वीं शताब्दी में शुरू होगा। अगर बात करें तो कब शुरू होगा? ये देखो, 12वीं सदी में शुरू हो गया और 12वीं सदी से शुरू होकर के 15वीं और बल्कि 1526 में जा रहा है, तो 16वीं सदी चल रही है उस समय। 12वीं से 16वीं सदी तक शासन जाता है इनका, दिल्ली वालों का। किनका? दिल्ली वालों का। दिल्ली वाले अपने आपको ये क्या बोलते थे? सुल्तान। दिल्ली के सुल्तानों ने शासन किया दिल्ली पर। कब तक किया? 12वीं सदी से लगा करके 16वीं सदी तक। तो 12 से आप जोड़ेंगे तो 12 के बाद 13, 14, 15 और 16, है ना। 400-500 साल तक जाएगा इनका शासन दिल्ली सल्तनत का पूरा, अगर बात करेंगे तो, है ना। तो ये था मोहम्मद गौरी का टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक मोहम्मद बिन कासिम का हो गया हमारा, सुबक्तगीन उसमें पढ़ा दिया, महमूद गजनवी की क्लास आपको पढ़ा दी गई है और मोहम्मद गौरी की ये क्लास आपको पढ़ा दी गई है ना। आपके जो भी सुझाव होंगे या पूरा आपको डिटेल में कोर्स पढ़ना है तो प्लेलिस्ट अवश्य जाएंगे आप और वहां प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे तो सारी क्लासें आपको मिलेंगी। मध्यकालीन इतिहास का ये पार्ट है। दिल्ली सल्तनत में प्रवेश करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास से और फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल साम्राज्य पढ़ाएंगे, लेकिन पहले दिल्ली सल्तनत पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से। किसी भी एग्जाम के लिए आप यहाँ से क्लास देख सकते हैं, 0 से लगा करके जो भी हायर एग्जाम आपको देना हो, 1 डे एग्जाम जो भी हायर आपको पढ़ना हो, तो वहां तक आप तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो भी सुझाव हो आपके आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। फिर एक नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। अभी तक और आज तक इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।